हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर किन ने युनची और मिज़ुरू को साथ में देख लिया था, जिसके बाद मास्टर किन ने युनची को मिज़ुरू की सारी असलियत बता दी थी और उसी के साथ साथ उन्होंने युनची को रॉयल फैमिली की सारी सिचुएशन के बारे में भी बता दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम युनची को अपने घर की रूफ के ऊपर देखते हैं। युनची वहाँ पे बैठा हुआ मास्टर किन के दिए हुए दोनों इन्विटेशन लेटर्स को पढ़ रहा था, जो कि उसे क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस की तरफ से मिले थे। और उन दोनों लेटर्स को पढ़ते हुए युनची को मास्टर किन की बताई हुई सारी बातें याद आने लगती है, जहाँ मास्टर किन ने उसे वो दोनों लेटर्स दिए थे। और मजे की बात ये थी कि उन दोनों लेटर्स के ऊपर एक ही डेट लिखी हुई थी, जो पढ़कर युनची थोड़ा चौंकते हुए मास्टर किन से पूछता है, क्या ये उन दोनों भाइयों ने जानबूझ के किया है। जिसपे मास्टर किन उसे बताते हैं कि तुम्हारी लास्ट बैटल को देखते हुए दोनों प्रिंस जितना ज्यादा हो सकेगा तुम्हें फोर्स करेंगे अपनी साइड पे आने के लिए, और अगर तुम वाकई मिज़ुरू का साथ नहीं छोड़ना चाहते तो फिर तुम्हें ऐसे चैलेंजेस का सामना करना सीखना ही होगा। और ये कहकर मास्टर किन अचानक ही वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए युनची से कहते हैं, अभी के लिए तुम्हें बस एक ही पर्सन से केयरफुल रहना है, जो कि है फेंग जू चेंग। और जब युनची फेंग जू चेंग के बारे में मास्टर किन से पूछता है तो मास्टर किन युनची को फेंग जू चेंग के बारे में बताते हुए कहते हैं, फेंग जू चेंग स्काई बर्निंग सेट का यंग मास्टर है। मास्टर किन की ये बात सुनकर युनची उनसे कहता है, तो क्या हुआ, अगर वो स्काई बर्निंग सेट का यंग मास्टर है तो मुझे भला उससे डरने की क्या जरूरत है। जिसपे मास्टर किन उसे बताते हैं कि फेंग जू चेंग अपने मन ही मन में मिज़ुरू को बहुत ज्यादा पसंद करता है, और क्योंकि स्काई बर्निंग सेट थर्ड प्रिंस को सपोर्ट कर रहा है तो इसलिए थर्ड प्रिंस भी अपनी बहन यानी मिज़ुरू की शादी फेंग जू चेंग से करवाना चाहता है। और सच कहूँ तो सिर्फ इस शादी के लिए ही स्काई बर्निंग सेट थर्ड प्रिंस को सपोर्ट कर रहा है, वरना तो उन्हें थर्ड प्रिंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मास्टर किन की यह बात सुनकर युनची भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वहीं मास्टर किन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए युनची को बताते हैं, फेंग जू चेंग लास्ट टैकिंग बैटल में नंबर 4 पे आया था और अभी उसकी पावर के मुताबिक वो बस तुम्हें सिर्फ एक ही झटके में खत्म कर सकता है। और ये कहकर मास्टर किन युनची को तसल्ली देते हुए कहते हैं, मैंने ज़ुरू को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है और जितनी फिक्र वो तुम्हारी करती है उसने इतनी फिक्र आज तक किसी की भी नहीं की, पर तुम आगे क्या करते हो ये तुम्हारे ऊपर है, इसलिए एक बार ठंडे दिमाग से सबके बारे में सोचो। और ये कहते हुए मास्टर किन वहाँ से चले गए थे, जिसके बाद हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युनची अभी भी वहीं पे बैठा हुआ उसी सब के बारे में सोच रहा था। और तभी वहाँ पे मिज़ुरू युनची के पास आते हुए उसे कहती है, जूनियर युनची, मैंने ये नहीं सोचा था कि आपको भी इस तरह से अकेले में चांद देखना पसंद होगा। वहीं बेचारा युनची तो एक पल के लिए पूरी तरह से मिज़ुरू की खूबसूरती में खो गया था, लेकिन तभी युनची खुद पे काबू पाकर थोड़ा सीरियस होते हुए मिज़ुरू से कहता है, सीनियर, मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा फैसला लेने के बारे में सोचा है। जिसपे मिज़ुरू भी थोड़ा परेशान होते हुए युनची से पूछती है, क्या तुम्हारी इस बात का ताल्लुक थर्ड प्रिंस और क्राउन प्रिंस की इन्विटेशन लेटर से है। जिसपे युनची उल्टा मिज़ुरू से ही सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर, आपके हिसाब से मुझे किसकी इन्विटेशन लेटर को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसपे मिज़ुरू उससे कहती है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हें पावर का कोई लालच नहीं है, तो फिर तुम रॉयल फैमिली के इन मसलों में क्यों पढ़ना चाहते हो। जिसपे युनची भी खड़ा होते हुए मिज़ुरू से कहता है, इस वर्ल्ड में हमें वो सब कुछ भी करना पड़ता है जो कि हमें पसंद नहीं होता। मैंने ठीक कहा ना प्रिंस यूवी। युनची की यह बात सुनते ही मिज़ुरू को एक झटका लगता है और वो अचानक ही खड़े होकर अपनी सफाई देते हुए युनची से कहती है, मैं तुमसे अपनी रियल पहचान को नहीं छुपाना चाहती थी, मैंने तो ये सब बस। और इससे आगे मिज़ुरू कुछ बोल ही नहीं पाती। जिसपे युनची वहाँ पे सीरियस होते हुए मिज़ुरू से कहता है, मुझे लगा था आप जो मेरी केयर और मदद कर रही है वो आप सब इसलिए कर रही है कि शायद आप मुझे पसंद करती होंगी, लेकिन असल बात तो आज मुझे पता चली कि आप तो बस मेरे इस्तेमाल कर रहे थे। युनची की यह बात सुनकर मिज़ुरू उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन युनची उसे अलविदा कहते हुए वहाँ से चला जाता है, जो देखकर बेचारी मिज़ुरू अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी और वो वहीं पे बैठकर रोते हुए बस बार बार यही बोले जा रही थी, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। और यहाँ पे ये सीन वाकई काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और मिज़ुरू को इस तरह से रोते हुए देखकर युनची वापस आकर मिज़ुरू के आंसू साफ करते हुए कहता है, सीनियर, आपके ये आंसू बता रहे हैं कि आप वाकई दिल से मेरी केयर करती हैं। जिसपे मिज़ुरू भी आगे बढ़कर युनची को जोर से आग करते हुए कहती है, तुम बस प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। जिसपे युनची भी मिज़ुरू के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, क्या आप भूल गई हो मैंने आपसे क्या कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और इसी तरह वो रात उन दोनों को अपनी गिले शिकवे मिटाते हुए खत्म हो जाती है। और उसके अगले दिन ही मिज़ुरू युनची को लेकर अपने फादर के पास आती है, जहाँ वो दोनों एम्परर के सामने आकर उन्हें ग्रीट करते हैं, जो देखकर एम्परर भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से उठते हुए बैठते हैं। ये देखकर मिज़ुरू भागकर अपने पिता के पास जाते हुए उनसे पूछती है, फादर, अब आपकी तबीयत कैसी है। जिसपे एम्परर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बस हाँ में अपना सर हिलाते हैं, जो देखकर युनची एम्परर को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, एम्परर, मैं युनची चेन फेंग मिस्टिक पैलेस का एक डिसेबल हूँ। ये सुनकर एम्परर अपनी बेटी ज़ुरू से पूछते हैं, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी। जिसपे मिज़ुरू अपने पिता को बताती है, यस फादर, यही है वो। और ये कहकर वो अपने पिता के सामने युनची की तारीफ करते हुए कहती है, जूनियर युनची एक गुड गिफ्टेड पर्सन है, इसकी ना सिर्फ मार्शल आर्ट स्किल्स अच्छी हैं बल्कि उसी के साथ साथ इसकी मेडिकल स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जिसपे एम्परर भी युनची से थोड़े इंप्रेस होते हुए कहते हैं, ओह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिसपे मिज़ुरू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अपने पिता से कहती है, मैं आज जूनियर युनची को अपने साथ इसलिए लाई हूँ ताकि वो यहाँ पे आकर आपका इलाज कर सके। मैं जानती हूँ मास्टर की होंगो इस वार्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर है जो कि आपका रेगुलर इलाज कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आप अभी तक भी ठीक नहीं हो पाए, इसलिए क्यों ना हम जूनियर युनची को भी एक चांस दे, हो सकता है शायद उसके पास आपकी बीमारी का कोई हल हो। जिसपे एम्परर अपनी बेटी से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम ये चाहती हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो
शुक्रिया मेरी बच्ची मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचने के लिए। और ये कहकर एम्परर यूनची को उनका इलाज करने के लिए परमिशन दे देते हैं, जिस पे यूनची भी आगे बढ़कर अपनी पावर का यूज करते हुए एम्परर की पल्स को चेक करने लगता है। और एम्परर की पल्स चेक करते यूनची को सारी बात समझ आ गई थी और वो एम्परर से सवाल करते हुए पूछता है कि आपकी चेस्ट के ऊपर कोई घाव यानी स्कार है, और मुझे देखने से लग रहा है कि वो स्कार 3 साल पुराना है। यूनची की ये बात सुनते ही एम्परर को एक झटका लगता है और वो थोड़ा हैरान होते हुए यूनची से पूछते हैं, हाँ पर तुम ये सब कैसे जानते हो? जिस पे यूनची एम्परर को बताता है कि आप बीमार नहीं है, बल्कि ये सब आपकी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन की वजह से हो रहा है। इस पॉइजन को सोल डिवोरिंग किलिंग पॉइजन कहा जाता है, जो कि धीरे धीरे हार्ट में ब्लड के फ्लो को कम कर देता है और बस इसी वजह से आप दिन ब दिन और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी ज्यादातर स्पिरिचुअल एनर्जी और ब्लड वो पॉइजन ही अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। यूची की ये बात सुनकर एम्परर उससे कहते हैं, अगर सच में मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन है तो अब तक मास्टर गू को ये पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि उनसे किसी भी बीमारी का छुपना इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है तुमसे कोई गलती हो रही है। जिस पे यूची एम्परर से कहता है, ओके अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो क्या आप मुझे अपना वो घाव दिखा सकते हैं? आप खुद देख लीजिएगा कैसे आपके उस घाव से पॉइजनस इंसेक्ट बाहर आता है। यूची की ये बात सुनकर एम्परर को एक बार फिर से झटका लगता है, लेकिन मिज़ुरू अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहती है, फादर मुझे जूनियर यूची के ऊपर पूरा यकीन है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर एम्परर भी यूची को अपना वो घाव दिखा देते हैं, जो देखकर यूची भी एम्परर की बॉडी से उस पॉइजनस इंसेक्ट को बाहर निकालने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। लेकिन तभी अचानक यूची के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ अपीयर होता है, जिसे देखकर मिज़ुरू भागकर यूची के सामने आती हुई कहती है, अंकल डोंगफेंग ये मेरा फ्रेंड है और ये बस यहाँ पे फादर का इलाज करने के लिए आया है। मिज़ुरू की ये बात सुनकर डोंगफेंग ने भी वहाँ पे अपने अटैक को वापस ले लिया था और तभी यूची वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर एम्परर की बॉडी के अंदर डालते हुए उस पॉइजनस इंसेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। और तभी देखते ही देखते एम्परर की उसी घाव से वो पॉइजनस इंसेक्ट बाहर आने लगता है, जो देखकर बेचारी मिज़ुरू को वहाँ पे अपने पिता की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। लेकिन जब यूची की नजर उस पॉइजनस इंसेक्ट के ऊपर पड़ती है तो यूची उस पॉइजनस इंसेक्ट को पूरी तरह से बाहर नहीं निकालता, और जब मिज़ुरू उस पॉइजनस इंसेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करती है तो यूची ने उसे भी रोक दिया था। वहीं एम्परर को तो अभी भी अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई कोई पॉइजनस इंसेक्ट उनकी बॉडी के अंदर मौजूद है। जिस पे मिज़ुरू भी यूची से कहती है, जूनियर यूची तुमने उस पॉइजनस इंसेक्ट को बाहर क्यों नहीं निकाला? जिस पे यूची मिज़ुरू को बताता है कि वो पॉइजनस इंसेक्ट पूरी तरह से एम्परर की बॉडी के साथ जुड़ गया है, इसलिए अब उसे ऐसे ही एम्परर की बॉडी से नहीं निकाला जा सकता। और अगर हम फोर्सफुली उस पॉइजनस इंसेक्ट को एम्परर की बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो उसके बाहर आते ही एम्परर भी मर जाएंगे। इन जैसे पॉइजनस इंसेक्ट की लाइफ सिर्फ 5 साल होती है, उसे 3 साल ऑलरेडी एम्परर की बॉडी के अंदर रहते हुए गुजर चुके हैं। जिस पे मिज़ुरू थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, पर ये सब किया किसने? वही एम्परर भी गुस्से से कहते हैं, जिसने भी ये किया है मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस पे यूची एम्परर से कहता है, ये जरूर उसी पर्सन का काम होगा जिसने आपकी चेस्ट के ऊपर ये घाव दिया होगा। यूची की ये बात सुनकर मिज़ुरू कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। मास्टर गू न जाने पिछले कितने सालों से हमारी रॉयल फैमिली के वफादार डॉक्टर रहे हैं, भला वो फादर के साथ ऐसा क्यों करेंगे? जिस पे एम्परर वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, शायद ये मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं लोगों के ऊपर कुछ जल्दी ही यकीन कर लेता हूँ। और ये कहकर एम्परर यूची का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, शुक्रिया मेरे बच्चे, कम से कम तुमने मुझे बता तो दिया कि मेरी बीमारी क्या है। और ये कहकर एम्परर वहाँ पे काफी ज्यादा सैड हो चुके थे, जो देखकर यूची उनसे कहते हैं, एम्परर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्योंकि मेरा सवाल थोड़ा पर्सनल है, शायद हो सकता है आपको बुरा भी लग जाए। मुझे ये तो पता है कि आपके दोनों बेटे आपकी गद्दी के पीछे पड़े हुए हैं और उन दोनों ने ही आपको ये पॉइजन दिया ताकि आप धीरे धीरे मर जाएं। पर मुझे यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर वो चाहते तो डायरेक्टली किसी असैसिन को हायर करके भी तो आपको मरवा सकते थे, फिर भी उन दोनों ने आपको ये पॉइजन देने के बारे में क्यों सोचा? जिस पे एम्परर यूची को जवाब देते हुए कहते हैं कि सबकी सिर्फ एक ही वजह है, टियानजी अमेनोर। टियानजी अमेनोर के फाउंडर और हमारे एंसेस्टर बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसकी वजह से टियानजी अमेनोर ने प्रॉमिस किया था वो हमेशा हमारी रॉयल फैमिली की रक्षा करेंगे। इसलिए अगर मेरे बेटे डायरेक्ट मुझ पे अटैक करवाते तो टियानजी अमेनोर उन लोगों को वहीं पे खत्म करवा देता। इसलिए शायद मेरे दोनों बेटे इस तरह से मुझे धीरे धीरे पॉइजन देकर मारना चाहते हैं। जिस पे यूची एम्परर से कहता है कि आपके बड़े बेटे को ज़ाओ ट्राइब का सपोर्ट है, तो वहीं आपके छोटे बेटे को स्काई बर्निंग क्लैन का सपोर्ट है, और अगर आपके दोनों बेटे चाहें तो वो इन दोनों बड़े क्लैंस की मदद लेकर टियानजी अमेनोर का सामना भी तो कर सकते हैं। जिस पे एम्परर यूची को बताते हैं कि टियानजी अमेनोर के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इवन 4 मेजर क्लैंस के लोग मिलकर भी टियानजी अमेनोर का सामना नहीं कर सकते। और अभी एम्परर वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पे उनके पास एक सर्वेंट आकर उन्हें बताता है कि टियानजी अमेनोर से रैंकिंग बैटल कंपटीशन के लिए लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये सुनकर एम्परर अपनी बेटी से उनका वेलकम करने के लिए कहते हैं और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि हो सके तो उन लोगों को मेरे पॉइजन के बारे में पता मत चलने देना, क्योंकि अगर ये बात लीक हो गई तो हमारे दुश्मन इस बात का फायदा उठाते हुए हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। जिसमें मिज़ुरू वहाँ पे अपने फादर को ग्रीट करते हुए कहती है, फादर आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बस रेस्ट करते हुए अपना ख्याल रखें। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से एम्परर को ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में मिज़ुरू यूची से पूछती है, जूनियर यूची क्या मेरे फादर को बचाने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? जिस पे यूची वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होते हुए उसे बताता है कि एक और रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए हमें सोल डिवोरिंग फ्लावर की जरूरत होगी, और ये बात तो तुम जानती ही होगी कि सोल डिवोरिंग फ्लावर को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल है। यूची की यह बात सुनकर मिज़ुरू थोड़ा खुश होते हुए उससे कहती है, मैं अपने फादर को बचाने के लिए उस सोल डिवोरिंग फ्लावर को ढूंढ के
लगूंगी, क्योंकि मैं अपने फादर को ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकती। उसके बाद वो दोनों टियानजिया मैनोर से आए हुए लोगों का वेलकम करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे टियानजिया मैनोर से 2 लड़के आए हुए थे, जिसमें से बड़े लड़के का नाम था लिंग यून और उसमें से छोटे लड़के का नाम था लिंग जे। और लिंग जे जो कि बहुत ही ज्यादा शरारती था, वो लिंग यून से कहता है, लिंग यून क्या यही है प्रिंसेस यूवी? तुमने जितना मुझे बताया था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। लिंग जे की ये बात सुनकर बेचारे लिंग यून को वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आने लगी थी, इसलिए वो वहाँ पे प्रिंसेस यूवी से माफी मांगते हुए लिंग जे को शांत करवाता है। अपने भाई लिंग यून को इस तरह से माफी मांगते हुए देखकर जे आगे आते हुए उससे कहता है, भाई तुम माफी क्यों मांग रहे हो? आखिर मैंने यहाँ पे क्या गलत बोला है? तुम खुद ही देख लो प्रिंसेस यूवी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। जैकी ये बात सुनकर यूवी स्माइल करते हुए उससे कहता है, मेरी तारीफ करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा क्यूट हो। यूवी की ये बात सुनकर लिंग जे वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ के प्रिंसेस यूवी के हाथ पकड़ते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जैकी ये बात सुनकर बेचारी प्रिंसेस यूवी तो वहाँ पे पूरी तरह से शर्मा गई थी, लेकिन ये सब देखकर यूनची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बीच में आते हुए जेसी कहता है, सॉरी बच्चे पर तुम लेट हो, क्योंकि प्रिंसेस यूवी ऑलरेडी अपना दिल किसी को दे चुकी है। यूनची की ये बात सुनकर जे गुस्से से उससे पूछता है, कौन है वो पर्सन? मुझे अभी उसके बारे में बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पे यूनची यहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से प्रिंसेस यूवी का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि वो पर्सन कोई और नहीं मैं ही हूँ। ये देखकर तो बेचारी प्रिंसेस यूवी वहाँ पे और भी ज्यादा शर्माने लगी थी। वहीं यूनची की ये बात सुनकर जे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों वहाँ पे इसी तरह छोटे बच्चों की तरह प्रिंसेस यूवी को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। जहाँ एक तरफ प्रिंसेस यूवी यूनची को रोक रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ लिंग यून अपने भाई को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसपे जे गुस्से से अपनी पावर को रिलीज करते हुए यूनची को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जिसपे यूनची भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, ओके बच्चे आ जाओ, मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी लिंग यून आहिस्ता से यूनची के कान में आकर उसे बताता है, भले ही जे सिर्फ 16 साल का है, लेकिन वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल मिस्टिक रियलम के 3rd लेवल पे पहुंच चुका है। लिंग यून की ये बात सुनकर यूनची हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? जबकि जैस्मीन उससे कहती है कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, तो फिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? जिसपे जैस्मीन भी वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहती है, क्यों अब क्या हो गया? क्या अब तुम्हें अपने प्यार के लिए फाइट नहीं करनी? अब यहाँ पे यूनची भी ये बात समझ गया था कि वो ताकत के मामले में तो उस बच्चे को नहीं हरा सकता, इसलिए वो वहाँ पे अपना दिमाग लड़ाते हुए जेसी कहता है, देखो ये एक पैलेस है और हम लोग यहाँ पे ऐसे ही फाइट नहीं कर सकते, इसलिए क्यों ना हम दोनों आपस में एक कंपटीशन करें। तुम मेरे ऊपर अपने 3 सबसे पावरफुल हमले करना, और अगर मैंने तुम्हारे उन हमलों को रोक लिया तो मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगा, और इससे तुम्हें यहाँ पे ये भी अंदाजा हो जाएगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। यूनची की ये बात सुनकर जय बहुत ही कॉन्फिडेंट से उससे कहता है, 3 छोड़ो, मैं तुम्हें अपने एक ही हमले में हरा दूंगा। जिसपे यूनची उससे कहता है, ओके ओके वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे ना हरा पाए तो फिर क्या होगा? जिसपे जय उससे कहता है, अगर मैं तुमसे हार गया तो आज के बाद मैं तुम्हें अपना बॉस बुलाऊंगा। जय की ये बात सुनकर यूनची के फेस के ऊपर एक स्माइल आ गई थी और वो अपने मन में कहता है, भले ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है पर है तो ये एक बच्चा ही, इसे बेवकूफ बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान था। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे अपना अपना मिस्टेक ऑरा रिलीज करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स वहाँ पे आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे उन अटैक के प्रेशर की वजह से वो दोनों खिसकते हुए काफी पीछे चले गए थे, और यहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे की पावर्स को देखकर एक दूसरे से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ जे अपने मन में कहता है, ये लड़का तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे लगता है अब मुझे इसे और ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ये कहकर वो अपने सेकंड अटैक में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए यूनची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देखते हुए जैस्मीन यूनची को बताती है कि अगर तुम इस लड़के के इस अटैक को रोकना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपनी 120% पावर का यूज करना होगा। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची भी वहाँ पे अपनी इवल गॉड की मून फॉलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। यूनची की ये इवल गॉड टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन हम देखते हैं कि यूनची के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से भी जे ने सर्वाइव कर लिया था, और जे को इस तरह से अपने अटैक से बचते हुए देखकर अब यूनची को अपने मन ही मन में उससे जलन भी होने लगी थी, क्योंकि उसके इस इवल गॉड अटैक से तो मोरोगी भी खुद को नहीं बचा पाया था। फिर आखिर इस 16 साल के लड़के ने खुद को कैसे बचा लिया? और ये कहकर यूनची वहाँ पे खड़े होते हुए जे से कहता है, ओके अब तुम्हारे पास बस एक और ही अटैक बचा है। ये सुनकर जे भी खड़ा होते हुए उससे कहता है, ओके अगर ऐसा है तो अब मैं भी अपनी फुल पावर का यूज करने वाला हूँ। और ये कहकर जे वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करके अपनी डिवाइन सोर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और उसका ये अटैक देखने में वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन यूनची वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड को यूज करते हुए डायरेक्टली उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस अटैक के प्रेशर को महसूस करके यूनची समझ गया था कि वो इस अटैक को नहीं संभाल पाएगा, इसलिए वो वहाँ पे टाइम रहते ही अपनी शैडो स्टार ऑफ कोड टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से पीछे हट गया था, जो देखकर जे एक बार फिर से गुस्से से उसके ऊपर हमला करने के लिए अपनी सोर्ड को ऊपर उठाता है। लेकिन लिंग यून यहाँ पे उसे ऐसा करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन अब वहाँ पे यूनची को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ कोड टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी हैवी रूलर सोर्ड का यूज करते हुए जय की डिवाइन सोर्ड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यूनची का गुस्सा तो अभी भी यहाँ पे शांत नहीं हुआ था, वो नीचे आते हुए जय के ऊपर भी अपनी हैवी रूलर सोर्ड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है, जिससे टकराते ही जय वहाँ से उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था, और इसी के साथ जय ये कॉम्पिटिशन हार चुका था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।